तो हैरल्ड पिंटर हमारे पास नेक्स्ट ऑथर है, नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट है। पोस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट की हम सीरीज को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न जो ड्रामाटिस्ट हैं उनमें हैरल्ड पिंटर का भी नाम आता है। अ मोर पॉपुलर ड्रामाटिस्ट हु इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज हैरल्ड पिंटर। काफी मशहूर हुए थे। हु शेयर्ड विद वेस्कर हिज ज्यूइश बैकग्राउंड। ठीक है, यहूदी थे ये, वेस्कर की तरह। वेस्कर को हम नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट हु वाज एन एक्टर बाय प्रोफेशन रादर देन एन एक्टिविस्ट लाइक वेस्कर। वेस्कर ज्यादा एक्टिविस्ट थे, उनके साथ उनका कंपैरिजन है। और ये बाय प्रोफेशन हैरल्ड पिंटर खुद एक्टर भी थे, राइटर भी थे, एक्टर भी थे। Unlike Wesker, he does not directly address the political issues of the time in his plays. Harold Pinter was a British playwright, screenwriter, director, and actor. Actor भी रहे, director भी रहे, screenwriter भी की। Pinter was one of the most influential modern British dramatists with a writing career that spanned more than 50 years. तो काफी लंबा अरसा इन्होंने प्रोफेशन में गुजारा है, एक्टिंग के प्रोफेशन में, डायरेक्टिंग के प्रोफेशन में, राइटिंग के अंदर 50 साल का तजुर्बा। His best known plays include The Birthday Party, जिनके मशहूर ड्रामे हैं जिनको आपको याद रखना है। The Birthday Party, The Homecoming, Betrayal, each of which he adopted for screen. Even इन्होंने टीवी या बड़ी स्क्रीन के लिए भी लिखा होगा। His screenplay adaptation of the other works including The Servant, The Go-Between, The French Lieutenant, Women's The Trial, and Sleuth. He also directed or acted in radio, stage, television, and film productions of his own and other works. तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है रेडियो के अंदर भी, स्टेज प्रोडक्शन में भी, स्टेज पे एक्टिंग के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर लिखा भी है, टेलीविजन के लिए लिखा है। कुछ प्लेज आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के लिए अडॉप्ट हुए, फिल्म के लिए अडॉप्ट हुए, फिल्म के लिए लिखा है, प्रोडक्शन में भी हिस्सा लिया। तो काफी मॉडर्न डे जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी उनमें अपना पार्टिसिपेट ये करते थे। नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है लिटरेचर के। ही वाज कीन क्रिकेट प्लेयर। मजे की बात है, ये क्रिकेट भी खेला करते थे। एक्टिंग इन स्कूल प्लेज एंड राइटिंग पोएट्री, शुरू से ही बचपन से ही स्कूल के अंदर भी एक्टिंग किया करते थे, पोएट्री लिखा करते थे। पिंटर्स कैरियर एज ए प्ले राइट बिगन विद प्रोडक्शन ऑफ द रूम इन 1957 में। इनका सबसे पहले प्ले आता है जहां से ये एंटर होते हैं एज ए राइटर, द रूम के नाम से। हिज सेकंड प्ले द बर्थडे पार्टी closed after 8 performances, but was enthusiastically reviewed by the critics. बर्थडे पार्टी 8 परफॉर्मेंस के बाद बंद कर दिया गया था, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया पब्लिक की तरफ से, लेकिन अच्छे रिव्यू मिले। जो समझदार जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बड़ा इनमें अप्रिशिएट किया। उसकी वजह से फिर इन्होंने काफी आगे भी प्रोडक्शंस दी। His early works were described by the critic as comedy of menace. तो कॉमेडी ऑफ मेनेस जो है इनको कहा जाता था अर्लियर वर्क्स को स्पेशली। लेटर प्लेस सच एज द नो मैन्स लैंड एंड बेट्रेयल बिकेम नोन एज मेमोरी प्लेस। उनके लिए एक अलग क्रिटिक ने टर्म दी बाद वाले प्लेस के लिए, मेमोरी प्लेस। ही डायरेक्टेड नियरली 50 प्रोडक्शंस फॉर द स्टेज, थिएटर एंड स्क्रीन। काफी बड़े डायरेक्टर भी रहे होंगे यकीनन। पिंटर रिसीव्ड ओवर 50 अवार्ड्स, prizes and other honors including the Nobel Prize in Literature in 2005 में इनको मिला है अदब का सबसे बड़ा इनाम, नोबेल प्राइज। Pinter continued to act as on stage and screen, last performing the title role of Samuel Beckett's one-act monologue Crab's Last Tape, जो है ना इन्होंने वो परफॉर्म किया था वो प्ले for the 50th anniversary season of the Royal Theatre in October 2006. He died from liver cancer on 24th December 2008. इनकी डेथ होती है और 2006 में इन्होंने अपनी आखिरी जो बड़ी परफॉर्मेंस भी दी थी वो भी बैकेट के प्ले को परफॉर्म किया था इन्होंने। Influence of the Beckett and Kafka. Pinter started as a dramatist and with a band production 3 plays in the same year, The Room, The Dumb Waiter and The Birthday Party in 1957 में एक ही साल में 3 प्ले लेके आए थे एक साथ, बड़ी एंट्री मारी उन्होंने। The last of these 3 has been a favorite of the readers, The Birthday Party. Then it came out in 1959 as Caretaker, which was performed the following. Caretaker को हमारे सिलेबस में हमने इसको डिस्कस किया था। His plays show an influence of the Beckett as well as Kafka. I mean इनके काम के ऊपर, पिंटर के ऊपर Beckett का असर नजर आता है as well as technique is concerned, और Kafka का भी हमें इसके ऊपर असर नजर आता है। They also show in their dialogue the influence of Eliot का भी हमें असर मिलता है, जिस तरह के उनके भी प्ले हैं। एलियट का कोई प्ले आपके ज़हन में आ रहा है? कोई ध्यान से सुन रहा हो?
Sir, Murder in the Cathedral Murder in or the Cocktail Party? Cocktail Party, बड़े famous दोनों फिल्म. The Birthday Party remains his most, like इनका नाम है Birthday Party, like Eliot से भी influenced है. The Birthday Party remains his most polyphonic, in which incongruous cliché introduced intrude quite often. One notices a definite change in the painter's art with the performance of The Homecoming at the Royal Shakespeare Company. और obviously जो prolific writer है, पहली phase में इनको लगे एक title मिला, फिर title मिला, तो इनके plays जो हैं वो technically भी evolve हो रहे थे. It was followed by the Old Times, No Man's Land, and The Betrayal, all making an extension in themes handed in The Homecoming. ऐसा लग रहा है होमकमिंग में जिस थीम को उन्होंने लिखा था, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड और बिट्रेयल में उसको एक्सटेंड करते चले गए. नेक्स्ट हमारे पास प्ले राइट है टॉम स्टॉपर्ट, बोर्न ऑन 3 July 1937, is a Czech born British playwright and screenwriter. He has written for film, radio, stage, television. क्योंकि ये जितने भी पोस्ट मॉडर्न आ गए उस वक्त आपको पता है टेलीविजन आ चुका था, फिर रेडियो भी आ चुका था, स्टेज के साथ साथ आप मूवीज भी बन रही थी, तो ये सारे लोग इसी वजह से मल्टीपल प्लेसेस पे कंट्रीब्यूट करते आपको नजर आते हैं. एंड फाइंडिंग प्रोमिनेंस विद द प्ले सच एज आर्केडिया, का जो प्ले है उससे काफी इनको शोहरत मिली. आर्केडिया एक और वर्क है, क्या याद आता है आपको आर्केडिया किसने लिखा था? सर फिलिप सिडनी का है आर्केडिया. फिलिप सिडनी का है, रोमांस है आर्केडिया. तो यहाँ पे आर्केडिया जो प्ले है वो टॉम स्टॉपर्ट का. ये शायद उस टाइम पे भी किसी स्टूडेंट ने बताया. The coast of utopia, every good boy deserves favor, and professional foul, the real thinking, travesties, the invention of love, and Rosencrantz and Guildensterns are dead. ये हमने इसको डिस्कस किया था के अंदर. The Rosencrantz and the Guildensterns are dead. Rosencrantz and the Guildenstern कैरेक्टर आपने कहाँ सुने होंगे भला? याद पड़ता है आपको? सर हेमलेट में. हेमलेट के कैरेक्टर बिल्कुल ये वही है जिनको लेटर दिया जाता है कि हैमलेट जब उधर पहुंचे, जो स्पाई कर रहे थे, स्पाई होते हैं उसके साथ आते हैं हैमलेट के साथ. और हैमलेट क्या करता है, वो लेटर ही चेंज कर देता है, जिसमें ये लिख दिया जाता है कि हैमलेट जब आए उसको वेलकम किया जाए, उसके साथ जो उनको मार दिया जाए. तो स्टॉपर्ट को राइट द स्क्रीन प्ले फॉर ब्राजील एंड द रशिया हाउस एंड शेक्सपियरियन लव. ये मूवीज हैं एक्चुअली, और आपने शेक्सपियरियन लव मूवी शायद देखी भी हो, मोस्ट प्रोबेबली काफी फेमस हुई थी शेक्सपियरियन लव. और उसमें जो है इन्होंने को राइट किया टॉम स्टॉपर्ट ने, वो स्क्रीन राइट किया उसको, एंड हैज रिसीव्ड एन एकेडमी अवार्ड. जो मूवीज वगैरह में दिया जाता है ना एकेडमी अवार्ड. मैंने देखी है शेक्सपियरियन लव. आप लोग ने देखी हुई किसी ने शेक्सपियरियन लव मूवी? जो है नहीं देखी, जरूर देखिएगा, दैट इज वेरी गुड. और इसको स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी होगी. रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डेस्टर्न्स आर डेड, ये इनका फेमस प्ले है. द प्ले दैट हैज मेड हिम फेमस पार्टली बिकॉज ऑफ द टाइटल डिराइव्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट से ये टाइटल लिया गया, इज रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डेस्टर्न्स आर डेड, 1967 में आता है. द प्ले एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट इज री-रीडिंग ऑफ हैमलेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आइंस्टाइनियन लॉस and Eleatic negatives and Beckettian principles. ठीक है, ये तीनों को इन्फ्लुएंस भी आप इसमें से देख सकते हैं. ये रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डेस्टर्न्स जो है वो हैमलेट के प्ले की ही रीडिंग है एक लिहाज से, और इसमें आइंस्टाइनियन लॉज, वो जो रिलेटिविटी की थ्योरीज और टाइम और इन चीज़ों का, और एलियोटिक जो नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाले जो कॉन्सेप्ट, एलियोटिक जो थ्योरी है, और बेक्टेनियन जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपने लाइफ ऑफ ग्लैलियो में देखा होगा, कुछ टेक्निक्स हैं, एपिक थिएटर जो है उसको भी इन्वॉल्व किया उन्होंने. Although on surface it is a farcical comedy, it carries beneath the surface a lurking sense of doom and death. इसी वजह से ये जो पोस्ट मॉडर्न अक्सर अगर कॉमेडीज हैं भी तो ये फार्सिकल और डार्क कॉमेडीज हम कहते हैं, क्योंकि सरफेस लेवल पे वो आपको हंसाते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं, या यूं समझिए कि दो करंट पे इनके काम चलते हैं. और डीप लेवल पे अक्सर ये वर्क्स जो है वो फिलोसफिकल होते हैं, पेनफुल होते हैं, अंदर से दुख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, which the audience are never allowed to forget. The play's contemporary relevance lies in the present day consciousness of the two leading characters, Rosencrantz and the Guildenstern, who in their Elizabethan costumes, language and setting feel out of place. इनकी setting costume वही है,
बट मॉडर्न डे के अंदर वो आ चुके हैं। मॉडर्न डे के अंदर किस तरह वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं विद द 20th century awareness of the convergence, concurrence and the consequence। कुछ और वर्क अगर हम स्टॉपर्ट के देखें तो द मैसेज इज दैट द लाइफ में लुक आर्बिट्रेरी, देयर इज लॉजिक इन लाइफ व्हिच इज इनएक्सेप्टेबल, इनएस्केपेबल। लाइफ के अंदर एक लगता है ऐसे है, उस प्ले के अंदर मैसेज ये आ रहा है, उससे बात अभी खत्म नहीं हुई उसकी, शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है कि लाइफ जो है वो आर्बिट्रेरी लग रही है, मे लुक आर्बिट्रेरी बट there is logic in life and which is inescapable. Just as the pattern of the Shakespeare's play determines that the Rosencrantz and the Guildensterns strutting and fretting must come to an end with the death, just as human life on earth does. इंसानों के साथ भी एंड पे ऐसे ही ironically होता है कि वो मर जाते हैं। Stoppart's other plays including The Real Inspector Hound, which is a parody of the English detective story Jumpers, which ridicules intellectual gymnastics in which intellectuals do jumping exercises, raising unstable philosophical structures. And the Travesties, which is considered as most witty and inventive play and includes the cast of historical figures such as Joyce, Lennon, Tristan, Czar, वगैरह इसके अंदर हैं, और ज़ारा जो ज़ार की वाइफ है। ये जेन्युइन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं ट्रेवेस्टीज के अंदर आपको नजर आते हैं, जॉयस, लेनन, ट्रिस्टन वगैरह। Every good boy deserves favor, which is on a direct political theme, and Arcadia, हमने अभी mention किया था, in which locations alternate between the Byron's England and Stoppart's England, and attempting a fusion of the complementary oppositions. This is considered Stoppart's most elusive and subtle play, Arcadia। ये इनके प्लेस पर छोटे-छोटे कमेंट हैं और कोशिश करेंगे आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको लाजमी याद रहे। रोज़नक्रैंट्स एंड द गिल्डेस्टर्न्स आर डेड, ये तो मेरे ख्याल में आपको नहीं भूलेगा क्योंकि इसका रेफरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट हमारे प्ले राइट है जी एडवर्ड बॉन्ड। स्टिल अनदर नोटेबल प्ले राइट ऑफ द पीरियड इज एडवर्ड बॉन्ड, born in 1934, who has faithfully followed the didactic German tradition। बॉन्ड जो बिल्कुल सही तरह से फॉलो करते हैं जर्मन डायडेक्टिक प्लेस को, और वो है ब्रेख्ट के प्ले, ब्रेख्टियन जो इनोवेशंस हैं, जो स्टाइल है, जो एजुकेशन वो करना चाहता है, वो जो नई टेक्निक्स भी उसने लेके आई हैं, वो सारे उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। although he later disclaimed that he was working as a sort of a disciple of Brecht। Edward Bond is an English playwright, theatre director, poet, theorist, screen writer, ये सारे होते हैं क्योंकि पोस्ट मॉडर्न टाइम में आपको पता स्क्रीन आ चुकी थी, रेडियो आ चुका था, मूवीज बन रही थी। He is the author of the some 50 plays, Edward Bond, काफी तादाद में प्ले रखे हैं, among them Saved, famous है, and the production of which was instrumental in the abolition of the theatre censorship in the UK के अंदर जो political influence आ रहा था, theatre censorship आ रही थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा। Other well received works include Narrow Road to Deep, North, Lear इनका बड़ा फेमस है, किंग लियर को दोबारा से जो सबने लिखा है उन्होंने मॉडर्न टाइम्स के लिए। द सी प्ले यकीनन हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, द फूल एंड द रेस्टोरेशन एंड द वॉर ट्रिलॉजी। He has always been and remains highly controversial because of the violence shown in his plays। इनका एक जो कंट्रोवर्सी इनके पास आ रही है क्योंकि ये वायलेंस स्टेज पे शो किया करते थे बहुत ज्यादा। And the radicalism of his statements about the modern theatre and society and his theories on drama, इनकी इनोवेटिव थ्योरीज, इनका ख्याल था कि ड्रामा का पर्पस जो है ना लिबरेशन फ्रॉम आइडियोलॉजीज। इनके 2-4 आर्टिकल मैंने पढ़े थे, और मेरे जो कोलीग हैं, मेरे जो हमारे साथ जो होते थे मटी बाबूजी, उस्मान अली साहब जो ड्रामाटिस्ट भी हैं, राइटिंग करते थे, एडवर्ड बॉन्ड के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे, कम्युनिकेशन भी होती थी उनके ईमेल के थ्रू भी उनके साथ, और उन्होंने उनके ड्रामास के ऊपर कमेंट भी किए। सो वायलेंस एंड बॉन्ड के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है, वायलेंस, और इस रिलेशनशिप पे आप देखते हैं कि वायलेंस के ऊपर काफी रिसर्च पेपर भी मंडी बाउदी में प्रोड्यूस है। ये असल में एडवर्ड बॉन्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा था उस्मान अली पे, और उस्मान साहब के प्ले के ऊपर जो रिसर्च वहाँ पे लोग करते थे अक्सर वायलेंस की स्टडी किया करते थे। सो वायलेंस एंड बॉन्ड का असल में बहुत गहरा ताल्लुक। हिज अर्ली प्लेज इंक्लूड द पोप्स वेडिंग, Saved, both of which deal with the inherited lexical and emotional deficiencies of the working class life। तो ये एक मार्क्सिस्ट नजरियात रखते हैं, याद रखते हैं जो ब्रेख्ट है
वो असल में मार्क्सिज्म को थिएटर पे प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। तो एडवर्ड बॉन्ड भी, बल्कि जहां जहां भी ब्रेख्त का जिक्र आएगा आप समझ लें कि ब्रेख्त का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स आइडियाज ऑन स्टेज, और जहां जहां पे जो है वो बैकेट का आएगा तो समझ लें एग्जिस्टेंशियलिज्म को, यानी फिलोसफिकल अंदाज में जो थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, फिलोसफिकल एंगल है, फिलोसफिकल आइडियाज को प्रेजेंट करना है स्टेज के ऊपर। So this life he believes performs finds expression in violence. His analysis is that the violence is a logical consequence of the brutalization of the working class. The working class को जो कि उनके थॉट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा लोअर क्लासेस के अंदर, वर्किंग क्लासेस के अंदर अमूमन वायलेंस भी आपको नजर आता है। और वायलेंस क्यों ना हो, वो जब आप एक क्लास को दीवार के साथ लगा देंगे तो वो जो है उनके अंदर एक वायलेंस जन्म देगा। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, जब एक डिप्राइव्ड लोग होंगे, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको एक ब्रूटलाइजेशन फेस करनी पड़ेगी, तो बॉन्ड का ख्याल था कि वायलेंस जो अल्टीमेटली डेवलप होता है, ऐसी सोसाइटीज में भी डेवलप होता है। एंड ब्रूटलाइजेशन इन हिज व्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द अनकेयरिंग ट्रीटमेंट meted out to them by the stratified industrial society। ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो कुछ अमीर लोग जो हैं उन्होंने स्ट्रेटिफाइड कर दिया सोसाइटी में, हायरार्की बन गई है, अमीर हैं तो दरमियाने हैं तो गरीब हैं, तो लोगों को बांट दिया हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ये एक ब्रूटलाइजेशन है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर वायलेंस आएगा सोसाइटी। In his subsequent plays, Narrow Road to the Deep North and Lear, Bingo and the Fool, he presents anger and the violence not merely as a means of self-expression but also as instrument of social change. इनका जो एंगर और वायलेंस है वो सोशल चेंज के लिए, वो जस्ट रिएक्शन नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी एंगर के हवाले से ऑसबॉर्न के साथ मिल रही होगी, ठीक है, लेकिन इसके कैरेक्टर जो है वो भी वायलेंट है, खासतौर पे ना सिर्फ एंग्री नहीं है, वो तो सिर्फ एंगर जो कर रहा है ना, वो वायलेंस नहीं करता होगा, ये स्टेज पे वायलेंट कैरेक्टर्स आते हैं। In his layer, he drastically changes the story of the Shakespeare's play, making it a 20th century tale of violence and repression. ये किंग लियर की कहानी को चेंज कर देते हैं और मॉडर्न टाइम के मुताबिक लिखते हैं, और उसको एक वायलेंट और रिप्रेसिव कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, where love always remains something that might have been, but violence जो है वो डोमिनेट करता है। तो वायलेंस एंड बॉन्ड उम्मीद आपको नहीं भूलेगा। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म हमारा एंड हो गया।